गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपकी हिस्ट्री बुक से और पास्ट सेकेंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में कितने पार्ट्स काफ़ी पार्ट्स कवर किए थे। एंड पेज नंबर 4 पर आपका है हिस्टोरियंस एंड दियर सोर्सेस। बाकी पीछे के जो हेडिंग्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। ठीक है, हिस्टोरियन एंड दियर सोर्सेस। हिस्टोरियंस और मतलब हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी जानना हो, 700 से 1750 तक के 1000 साल की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 1000 ईयर की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, इस बुक में पढ़ेंगे। तो वो उनके सोर्सेज, हमें इतनी बातें कहाँ से पता चलती है, वो इतनी पुरानी बात हो गई, कैसे पता चलती है, कहाँ कहाँ से हमें किस तरीके से ये सारी बातें पता चलती हैं। तो हिस्टोरियन एंड दियर सोर्सेज का मतलब यही है। अब जैसे लास्ट ईयर क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री एंड इस टाइम हम पढ़ रहे हैं और पास सेकेंड मिडिवल हिस्ट्री एंड हम क्लास 8 में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और पास थर्ड। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो इस टाइम हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो 700 से 1700 तक पूरी 1000 ईयर चला। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस कैसे पता चलता है। अब हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता करना हो तो कहाँ से पता चलता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन से राजा ने राज किया, उनके राज्य में क्या क्या हुआ, यहाँ से पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल में गुप्ता डेंसिटी या हर्षवर्धन, इनकी बुक जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम के पीरियड में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, वो सब कुछ हमें पता चलता है। और प्लस आप कहीं भी हिस्ट्री की बात होती है तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमें कहीं पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, आर्किटेक्चर मिले हैं या टेक्सुअल रिकॉर्ड्स मिलते हैं या कॉइन्स मिलते हैं। तो हमें वहाँ से हमें जब ये चीज़ें मिलती हैं तो हम इसके ज़रिए हम पता करते हैं कि ये कब किस पीरियड का है और उस पीरियड में कैसे कैसे होते हैं। कॉइन्स पे पहले कहाँ लिखे जाते थे, कॉइन्स पे लिखे जाते थे समथिंग, कॉइन्स पे हमारा ईयर लिखा रहता है तो हमें पता चल जाता है किस ईयर का कॉइन्स है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि पहले सब कुछ कहीं उस पे लकड़ियों पर लिखे जाते थे, पत्थरों पर लिखे जाते थे, वो सब कुछ इंस्क्रिप्शन होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। एंड आर्किटेक्चर, हमें आर्किटेक्चर्स किस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग में लिखे रहते हैं, उस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट से हमें पता चल जाता है। एंड बहुत सारी चीज़ें काफ़ी जगह पे टेक्सुअल रिकॉर्ड के रूप में इंफॉर्मेशन रखी हुई होती हैं। क्योंकि उस टाइम पे तो पेपर का आविष्कार हुआ नहीं था, तो कहाँ लिखे जाते थे, लकड़ियों पर लिखे जाते थे, कॉइन्स पर लिखे जाते थे इंस्क्रिप्शन। एंड हम कहाँ से पता करते हैं, जब खुदाई करते हैं आर्किटेक्चर के जरिए पता चलता है, हमें बहुत सारे टेक्सुअल रिकॉर्ड भी मिलते हैं। अब जो चीज़ें हैंड रिटन में लिखी जाती थी उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस। ओके, अब पीपल यूज टू राइट holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of sons, petitions and judicial records and a register of account and taxes। अब पहले हमें सब कुछ कैसे पता चले थे कि हॉली टेक्स्ट क्या होता है, जो लिखे जाते थे। जैसे लीफ पर बहुत कुछ लिखा जाता था, मंदिरों में जो कुछ लिखा जाता था वो हॉली टेक्स्ट होता है। एंड रूलर के बारे में लिखा जाता था सब कुछ। एंड जो टीचिंग लेटर्स होते थे, मतलब जो संत लोग होते थे वो अपने टीचिंग्स लिखते थे, मीन्स अपनी उपदेश लिखते थे, लेटर्स लिखते थे।
तो उन सब चीज़ों ऐसे ही सारी चीज़ों से हमें पता चलता था, उनके जुडिशियल रिकॉर्ड से पता चलता था। एंड उनके जो अकाउंट रजिस्टर एंड टैक्स वाले रजिस्टर्स और फाइल होते थे, उससे हमें पता चलता था उस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है। मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स बताया कि जो हाथ से लिखे जाते थे उन्हें बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो उसमें किसके बारे में, रूलर्स के बारे में लिखा रहता था, मोनास्ट्रीज एंड मंदिरों के बारे में लिखा रहता था। मोनास्ट्रीज क्या होता है? मोनास्ट्रीज वो होता है जैसे कि जहाँ पे संत लोग रहते हैं, जैसे बुद्धिज्म हमारे यहाँ बहुत फेमस है ना, ये सारे धर्म है, बुद्धिज्म, जैन धर्म, ये लोग जहाँ रहते थे उसको मोनास्ट्री, उस जगह को मोनास्ट्रीज बोलते हैं। दे वर प्लेस इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। और ये सारी चीज़ें कहाँ रखी जाती थी? आर्काइव्स में रखी जाती थी, लाइब्रेरीज में रखी जाती थी। जहाँ पुरानी चीज़ें रखते हैं उस जगह को बोलते हैं आर्काइव्स। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज। और इस मैन्युस्क्रिप्ट्स में और डॉक्यूमेंट्स में हमें बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाते थे, हमें इन द सेंस हिस्टोरियंस को मिल जाते थे। बट उनको किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि उस टाइम पे जो कुछ भी लिखा जाता था सब अलग अलग लैंग्वेज में एंड अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम कुछ भी लिखते हैं तो बहुत सारे, इनफैक्ट आज हम ले लेते हैं चैट ही ले लेते हैं, तो हम बहुत सारे जब चैट ही करते हैं तो क्या होता है उसमें हम बहुत सारे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हाट आई मीन। तो उसी तरह से उस टाइम भी बहुत सारे सिंबल्स भी यूज किए जाते थे, तो उनका क्या मतलब होता है ये हिस्टोरियंस निकालते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई प्रिंटिंग पेपर्स था नहीं, वो आर्किटेक्ट बनाते थे। और उसके बाद जो जैसे लिखा गया उस टाइम, अब आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि हम लिख देते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक चलेंगे, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं। लकड़ियों पे लिखे जाते थे, पत्तों पे लिखे जाते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे वो बेकार हो जाते थे, तो उसको स्क्राइब किया जाता है। स्क्राइब मतलब कि मैन्युस्क्रिप्ट का कॉपी एक दूसरे हैंड से किया जाता था, कि हमें जब जैसे कोई पुरानी चीज़ मिली उसको फिर हम दूसरी कॉपी में करते थे, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म होती थी, तो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया जाता था। कॉपी करने का मतलब कि उसको देख के दूसरी जगह लिखा जाता है, इसे बोलते हैं स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स किया जाता था। लेकिन जैसे अब आप ये समझो कि आपका नोट्स कंप्लीट नहीं है, आपने अपने फ्रेंड का नोट ले लिया और उससे आप लिख रहे होते हो, लेकिन आपको आपके फ्रेंड की राइटिंग नहीं समझ में आती, तो आप अपने मन से बना के कुछ भी लिख लेते हो। होता है ना हैंड राइटिंग में ऐसा कि हमें उनकी राइटिंग नहीं समझ में आती तो हम अपने मन से उसे समझ के लिख लेते हैं। तो इसी तरह से जब पहले स्क्राइब्स लिखे जाते थे, कॉपी किए जाते थे मैन्युस्क्रिप्ट से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती कि उस टाइम पे लिखे हुए नहीं समझ में आते थे, तो जो कॉपी करके लिखते थे उनको समझ में नहीं आता था, तो वो क्या करते थे अपनी लैंग्वेज में जो उनको जो चीज़ समझ में आता था उसमें लिख देते थे, और इसमें अर्थ का एक अलग अर्थ का अलग मतलब निकल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है, क्योंकि वो हिस्टोरियंस मतलब पहले वो लिखी गई, उसके बाद भी वो दूसरे राइटिंग में लिखी गई, तो बीच में कुछ चेंजेज आए, उसके बाद भी लिखी गई तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। तो बहुत सारी अभी हिस्ट्री में ऐसी बात हैं जो हमें आज तक मतलब कि ओरिजिनल रिटन नहीं है हमारे पास, और हमें वो चीज़ें पता भी नहीं है। On the occasion of authors revise their chronicles and different times, the 14th century chronicler Ziauddin Virani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960. It remained lost in large library of collection. अब जैसे कि जो ये लिखते थे उन्हें क्या बोलते थे, जैसे जो मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करके दूसरे उसमें लिखते थे उन्हें क्रॉनिकल्स बोलते हैं। तो जैसे 14th सेंचुरी की बात है, जियाउद्दीन बरानी
ने क्रॉनिकल मतलब कि उन्होंने लिखा था 1356 में, और उसके 2 साल बाद उसका नया वर्जन लिखा गया, जो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफर हैं, जिनका फर्स्ट में कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं और सेकेंड में वो चीज़ें का अर्थ ही अलग निकल रहा है। अब पढ़ते हैं न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल ग्रुप। न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल ग्रुप, आज के टाइम पे आप देख लो कि बहुत सारी चीज़ें डे पर डे चेंज होती हैं हमारे समाज में, और जो सत्ता होती है, पॉलिटिकल ग्रुप मतलब सत्ता में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो उस टाइम पर भी 700 से 1750 के बीच की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत ही सारी चेंजेस आए। अब जैसे कि हम पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम में यूज रहेगा। एसएसटी हमारा बहुत ही आगे, हम कंपटीशन में कभी भी कुछ भी करते हैं तो एसएसटी जो आज हम पढ़ते हैं वही उस टाइम भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अभी मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में कि कब फर्स्ट टाइम क्या यूज हुआ था, कब किसने कौन सा रूल लगाया था, ये सारी हिस्ट्री हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब इन 1000 साल में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुए कि अपने टाइम मतलब उस टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजीज़ में अपने डेवलपमेंट हुए। अब जैसे उस टाइम पर्शियन व्हील का यूज़ करते थे इरिगेशन में। अब जैसे कि पर्शियन व्हील का सबसे पहली बार यूज़ कहाँ हुआ, पर्शियन व्हील का सबसे पहले यूज़ क्या था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर ये होना चाहिए इरिगेशन, अदरवाइज उसके तो बहुत सारे यूज है। तो सबसे पहले कहाँ है, इरिगेशन में यूज हुआ था। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कम्बैट। अब तोप हम बोलते हैं कि तोप जैसे कि अब भी आया नहीं, तोप बहुत पुराना है, अंग्रेजों से भी पहले राजा महाराजा तोप यूज करते थे। हमें ये चीज हम कहते हैं तोप कब आया था, अंग्रेजों ने लाया है फायर आर्म्स। तो नहीं, उससे पहले राजा महाराजाओं के पास भी तोप था। अब जब क्वेश्चन ऐसे तो आ सकते हैं ना कि तोप का सबसे पहले मतलब कि सबसे पहले यूज किसने किया था, अंग्रेज ने या एंशियंट हिस्ट्री में किया था या मिडिवल हिस्ट्री में किया था, तो हमारा आंसर होगा मिडिवल हिस्ट्री में हुआ था। तोप का सबसे पहले यूज जो हमारे यहाँ इंडिया के रूलर के द्वारा यूज किया जाता था। अगर हम ये लिखते हैं कि अंग्रेजों ने यूज किया था तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। और बहुत सारे हमारे पास उस टाइम पे 700 से 1750 के बीच में बहुत सारी न्यू फूड्स आए, बेवरेज आए। पर्शियन व्हील हमने देख लिया, इरिगेशन के लिए यूज हुआ। उसी टाइम पे फायर आर्म्स भी आए थे, गोला बारूद। फायर आर्म्स मतलब और कॉम्बैट मतलब गोला बारूद, और फायर आर्म मतलब तोप, ठीक है। एंड उस टाइम पे हमारे काफ़ी ज़्यादा नए फूड्स आई, बेवरेज आई। बेवरेज मतलब जो चीज़ें हमारे फूड मतलब खाने वाला, और बेवरेज मतलब पीने के लिए जो भी होता है, ठीक है। एंड अराइव द सब कॉन्टिनेंट, हमारे सब कॉन्टिनेंट से आसपास के अलग कंट्री से आई। अब उस टाइम पोटैटो, कॉर्न्स, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी उस टाइम पर था, ठीक है। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप केम अलॉन्ग विद द पीपल। इसी तरह से उस टाइम पे ये सारी चीजें अलग अलग जगह से आई। Who differs from other ideas as well as a result of this a period of economic, political, social and cultural changes। उस टाइम पे अब ये रिजल्ट हुआ कि उस पीरियड में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक, पॉलिटिकल मतलब सत्ता, और सोशल मतलब समाज में, कल्चरल मतलब संस्कृति में हमारे बहुत ज़्यादा चेंजेस आई, जो हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, 5, 6, 7 में। This was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distance in the search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. One group of people who became important in period were the Rajput, a name derived from the Rajputra, the son of ruler. अब उस टाइम पे बहुत ही बड़ा चेंजेस आया हमारे उसमें
कि ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल्ड अलॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च, काफ़ी दूर दूर से लोग यात्रा करने लगे, दूसरी दूसरी जगह पर जाने लगे, क्योंकि वहाँ पे उनका भविष्य अच्छा था। जैसे आज के टाइम पे गांव से शहर लोग जाते हैं ना, तो उसी टाइम पे उस टाइम पर भी एक दूसरे से जगह से लोग इधर उधर शिफ्ट होने लगे। अब वहाँ पर एक उस टाइम पे राजपूत आए, और राजपूत वर्ड कहाँ से आया? राजपुत्र से। राजपुत्र मतलब राजा का बेटा, वहां से राजपूत नाम डिराइव हुआ कि उस टाइम जो शासक है, रूलर है, उनके बेटे राजपुत्र से राजपूत वर्ड डिराइव हुआ। अब बिटवीन द 8th और 14th सेंचुरी, 8 और 14वीं शताब्दी के बीच में अप्लाइड जनरली द ग्रुप्स ऑफ वॉरियर्स। अब जो क्षत्रिय वॉरियर थे उनको क्षत्रिय कहा गया। The term included not just like that the chieftains and also soldier and commander who served the armies, the different monarchs and the subcontinent। अब उस टाइम पे जो सोल्जर हुए उन्होंने भी अपने आप को राजपूत बोला। पहले राजा के जो पुत्र होते थे, राजा के खानदान से जो बिलोंग करते थे, उन्होंने राजपूत बोला अपने आप को। फिर उसके बाद जो सब सोल्जर्स होते थे, जो चीफ कैप्टन्स होते थे, उन्होंने अपने आप को राजपूत बोला। अदर ग्रुप्स एंड सच एज द मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थ, ये भी मतलब कि उस टाइम पर भी, यानी कि अगर पूछा जाता है कि ये जातियों का डिवीजन कब हुआ, तो मिडिवल हिस्ट्री में हुआ है 1750 के बीच, 700 to 1750 के बीच में। क्लियर? उस टाइम पर ये जातियां भी बनी, मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स एंड कायस्थ। And through the period of the gradual clearing of forest and extension of the agriculture, a change faster, more complete in some areas than in others, changes in their habitat forces many forest dwellers in migrate का मतलब होता है कि हम अपना निवास स्थान एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और हम वहाँ के निवासी हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं माइग्रेट। ठीक है, हैबिटेट मतलब निवासी। तो उस टाइम पे ये बहुत सारी चेंजेस आई, और ये भी आया चेंजेस कि लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। जो फॉरेस्ट में, जंगल में लोग रहते थे, वो जहाँ पे खेती होती थी वहां पे शिफ्ट होने लगे। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम द पीजेंट, और काफी लोगों ने शुरू किया जमीनों की खुदाई करना और वहां के पीजेंट बन गए। पीजेंट मतलब किसान। The new peasant groups gradually began the influence by regional parques, chieftains and priests, monasteries and temples। और बाकी लोगों ने फिर वहाँ पे जो chieftains और पुजारी हुए, monasteries हुए और मंदिर बने, और सब लोग अपने अपने उसमें बिजी हो गए। That became the part of the large complex societies were required to pay taxes of goods and services or local lords। और उस टाइम पे भी जब इतना सब कुछ, सबका ऑक्यूपेशन बढ़ा, तो टैक्स की भी पे करने की भी रिक्वायरमेंट आ गई कि वहां के जो लोकल लॉर्ड्स हैं उनको टैक्स पे करेंगे। As a result, significant economic and social differences emerged amongst peasants. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season। As a society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcastes and ranked on the basis of their background and their occupations। अब उस टाइम पे देखो कितना सब कुछ हमारे यहाँ डिफरेंस आया कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी वो ज़मींदार हो गए। क्लियर? कि उनका समाज में रुतबा चलने लगा। एंड उसके बाद जो मतलब कि थोड़ा उससे नीचे थे उनकी अलग जाति बन गई। अब जाति और कास्ट के रैंक पर उनके बैकग्राउंड को, उनका ऑक्यूपेशन, अपना अपना ऑक्यूपेशन देख लिया, उन्होंने करने लगे, डिवाइड करने लगे। ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू जाति वो सारा डिवाइड होने लगा, और उन्हीं की जाति का एक मेंबर कंट्रोल करने लगा, जो चीजें बहुत खराब थी।
जातीज फॉर्म दियर ओन रूल्स रेगुलेशंस मैनेज द कंडक्ट देयर मेंबर्स, और जो जाति के बेस पे अपने ही उनके रूल बनने लगे, अपने रेगुलेशन होने लगे और उनका एक मेंबर उनको कंडक्ट करता था। द रेगुलेशन वेर इमर्ज by an assembly of elders describe some areas of the जाति पंचायत। जाति पंचायत बहुत ही खराब चीज़ है कि उसमें अपनी ही जाति के लोग, मतलब कि वो जाति के अकॉर्डिंग पूरा पंचायत होता था। But jatis were also required to follow the rulers their villages. Several villages governed by the chieftain. बहुत सारे गांव जो थे वो chieftain के थ्रू गवर्न किए जाने लगे, मतलब उनका रूल चलने लगा। जो वहाँ के रूलर थे उन गांव पे वो उनका चलने लगा और इस तरह से एक स्टेट का छोटा सा यूनिट बनने लगा। आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है बेटा, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर। ओके।